वेलकम 11वीं क्लास। कैसे हो बच्चे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को जब मैंने पिछले क्लास बनाया था बिल्कुल सेम थंबनेल के साथ, तो बच्चों ने कहा था कि सर आपने तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दिया, प्लीज आप उसे पढ़ा भी दो ना। क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाया था बेटा। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि बेटा ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मतलब आप जस्ट लाइक ये समझ सकते हो कि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, मैंने पढ़ाया नहीं था थ्योरी। तो सर पढ़ा भी दो ना इंपॉर्टेंट के साथ साथ इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और इस क्वेश्चंस को समझा भी दो थोड़ा बहुत। तो बेटा आप जानते हो 10 क्वेश्चन थ्योरी के पढ़ाने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है। पर फिर भी आप लोगों की हाईली डिमांड की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, तो मैं आज दोबारा से आपको थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाने वाला हूं। मतलब जिन बच्चों ने घर जाकर इसको स्टडी किया होगा अपने बुक से, थोड़ी बहुत समस्याएं आई होंगी, मैं सिर्फ उनको अपने सिंपल शब्दों में आपको समझा दूंगा। आप प्लीज उसे दोबारा पढ़ना, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? ठीक है सर, तो बताओ ना सर। आज सबसे पहले बेटा क्वेश्चन तो वही है, आप जानते हो सभी बच्चे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि सर अकाउंट्स बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। बेटा ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है रीजन वाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर प्रिपेयर, वाई अकाउंट्स आर प्रिपेयर। तो बेटा सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमें अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। आप जानते हो बेटा, जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं उसमें ढेर सारी ट्रांजैक्शन होता है, और उन ट्रांजैक्शन को हम याद तो रख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, उनको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स में लिख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल होगा। इसीलिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो पहला उसने क्या बोला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ताकि हम रिकॉर्ड्स रख पाए। हम 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी किसी इंफॉर्मेशन को अगर पता लगाना चाहें कि ये किसको पेमेंट किया था, या किससे पैसा रिसीव्ड हुआ था, या जो भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना हो, वो हमें आराम से हमारे अकाउंट से मिल जाएगा। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी जानते हो जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये जानना चाहेगा कि हमारे बिजनेस में हमें कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ है। और हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कैसे पता चलेगा किसी भी बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ। तो सर जब वो अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, और जब सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, जब वो अकाउंट्स बनाएगा, देन उसे पता चलेगा कि उसके बिजनेस में कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ है। ठीक है? इसीलिए सेकंड पॉइंट क्या आ गया, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि उस बिजनेस के पास कितने की असेट और कितने की लाइबिलिटी है। अगर मैं बेकार लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि किसी भी बिजनेस की हैसियत कितनी है, औकात कितनी है, ये कैसे पता चलेगा, जब वो क्या बनाएगा, अपना अकाउंट्स बनाएगा। तो बेटा अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, कि उस बिजनेस के पास टोटल कितने की असेट और कितने की लाइबिलिटीज है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है सर, फैसिलिटिंग द मैनेजमेंट। फैसिलिटिंग का मतलब होता है बेटा फैसिलिटी प्रोवाइड करना। देखो जब भी हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसमें ढेर सारे मैनेजमेंट होते हैं, ढेर सारे मैनेजर्स होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। लाइक सेल्स मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं, और वो हमसे पूछते हैं कि सर हमने लास्ट ईयर में ये वाला डिसीजन लिया था, बताओ इससे कंपनी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर तो उसके लिए गए डिसीजन से हमारे कंपनी को फायदा होता है तो हम उस डिसीजन को और आगे एक्सटेंड करेंगे, और अगर उसके डिसीजन से हमारे बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो फिर वो डिसीजन को चेंज करेंगे। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारा मैनेजर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मांगता है हम उसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
फिर अगला आया प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। आप जानते हो बेटा हमारे बिजनेस से, हमारे कंपनी से बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट होते हैं। कुछ इंटरनल यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर, और कुछ हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है सर, इंटरनल यूजर जैसे ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और एक्सटर्नल यूजर में हमारा लाइक इन्वेस्टर हो गया, या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एम्प्लॉय हो गया, डेटर है, क्रेडिटर है, रिसर्चर है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर। तो ये जब भी हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हम उसे इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे कि देखो हमारे कंपनी को इतने का प्रॉफिट हुआ, हमें इतने कंपनी का, हमें इतने का लॉस हुआ है। ठीक है, और ये कब बताएंगे, जब हम अपना अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, अगला आ गया हमारा प्रोटेक्टिंग द असेट। सर प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। देखो बेटा, अगर मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उस बिजनेस में टोटल कितने असेट या कितनी लाइबिलिटीज है उसका रिकॉर्ड कैसे रखेगा। मान लो उस कंपनी में 1 लाख का फर्नीचर है, ठीक है, और कोई एम्प्लॉय या कोई आउटसाइडर उसमें से कुछ फर्नीचर को चोरी कर लेता है, तो किसी भी कंपनी को पता कैसे चलेगा। सर जब वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, बेटा अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो उसमें सारे एसेट्स को भी रिकॉर्ड करेगा। तो एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा तो उसे मालूम होगा कि हमारे पास टोटल कितने की एसेट है। अगर वो एसेट बढ़ गया या कम हो गया तो ये हमें इमीडिएट पता चल जाएगा। मतलब हम अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, कोई हमारे असेट का मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास सारे असेट्स की रिकॉर्ड्स होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स बनाने के, तो देयर आर 6 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। कितने ऑब्जेक्टिव है, 6। पहला मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड, दूसरा कैलकुलेटिंग या डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, चौथा फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट, पांचवा प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, एंड छठा प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट, बिजनेस के असेट को प्रोटेक्ट करना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में अगर कभी आया कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो ये 6 पॉइंट है। अगर 6 नंबर का आया तो आप 6 के 6 पॉइंट लिख कर आओगे, 5 नंबर का आया 5 पॉइंट लिख देना, 4 नंबर का आया तो 4 पॉइंट लिख देना। ठीक है बेटा, आप पॉइंट लिखोगे और इसको फिर एलिबोरेट मतलब सिंप्लीफाई करके आगे बताओगे भी। ठीक है सर, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, देखो जरा। सर आपने पिछली क्लास में बता दिया था, दिस इज कॉल्ड अ लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स बनाते समय हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अकाउंट्स बनाते समय हमें कौन कौन सी लिमिटेशन को फेस करना पड़ता है। तो बेटा सबसे पहली हमारी लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब होता है बेटा, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो 100% करेक्ट नहीं होता है। हम एविडेंस के बेसिस पे बनाते हैं। एविडेंस मतलब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, हमारे पास वाउचर होता है, हम उनके बेसिस पर अकाउंट्स बनाते हैं। अगर मान लो हमारी मैनेजमेंट या हमारे एम्प्लॉय या हमारे जो दूसरे व्यक्ति है, लाइक ऑनर इवन जो है, अगर वो हमारे अकाउंट्स के साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली वो हमारे अकाउंट्स के साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सर जैसे लेट्स से मान लो कि उसने मशीन खरीदा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और वो बिल जनरेट करके ले आता है हमारे पास 1,20,000 रुपए का और कहता है सर ये लो हमने मशीन खरीदा 1,20,000 का। तो वी आर अकाउंटेंट बिलीव ऑन द डॉक्यूमेंट्स, बिलीव ऑन द एविडेंस। तो हम उसके एविडेंस पे भरोसा कर लेंगे और अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे कि हमने मशीन खरीदा है 1,20,000 रुपए का। इट मींस कि सर यहाँ पे तो थोड़ा मैनिपुलेट हो गया, हाँ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज करा है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये 100% करेक्ट नहीं होता है, कुछ अजम्पशंस के बेसिस पर भी हम अकाउंट्स बनाते हैं। एक और पॉइंट बता देता हूँ। आप जानते हो डेप्रिसिएशन एक वर्ड आता है हमारे पास। डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर किसी असेट को हम यूज करेंगे तो उस असेट की वैल्यू कम हो जाती है, और असेट की वैल्यू कम होने के रीजन को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड है, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, राइट। तो आप जानते हो बेटा कौन से मेथड से आपने लगाया, उनमें से कौन सा मेथड एक्चुअल था जो हमने लगाया लेकिन हुआ नहीं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने एक असेट खरीदा है, मशीन खरीदा है 1 लाख रुपए का। कितने का असेट खरीदा हम लोगों ने, 1 लाख रुपए का, और मुझे लगता है कि इसकी लाइफ 5 ईयर है। कितनी साल है,
5 ईयर। तो हम कहते हैं कि इसको अगर हम यूज करेंगे तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 रुपए पर मंथ। लेकिन आप जानते हो मैंने एज्यूम करा कि इसकी लाइफ 5 ईयर है, हो सकता है ये 10 साल चल जाए, 12 साल चल जाए, तो इसका मतलब है हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 20,000 रुपए, इट मे बी डेप्रिशिएट बाय ₹10,000, मे बी 8,000। तो इसका मतलब हमने यहां पर क्या करा है, एज्यूम करा था कि हमारा डेप्रिसिएशन इतना लगेगा। दैट्स व्हाई जो अकाउंट्स बनेगा वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ अजम्पशन पर बेस्ड होता है। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट बताओ सर, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अभी बताया मैंने कि कुछ इंफॉर्मेशन जो रिलायबल नहीं होता है, रिलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें एज अकाउंटेंट दूसरे पे रिलाई करना पड़ता है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन आप कह सकते हो। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब होता है बेटा कि अकाउंट्स ना किसी के क्वालिटी पर फोकस नहीं करता है सर। मतलब जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ दो वर्कर काम करते हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। हम राम को सैलरी देते हैं 10,000 रुपए पर मंथ और श्याम को सैलरी देंगे बेटा हम लोग 25,000 रुपए पर मंथ, 25,000 रुपए पर मंथ। तो एज अ अकाउंटेंट आप मुझे बताओ कि दोनों में से कौन ईमानदार, ऑनेस्ट या ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति होगा। तो आप में से ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर जी श्याम होगा हमारा ज्यादा क्वालिफाइड, क्योंकि हम उसे ज्यादा सैलरी दे रहे। बेटा यही तो रीजन है, रीजन यही तो है कि राम जो है ना वो नॉर्मल एम्प्लॉय है और जो श्याम है ना वो मैनेजमेंट का रिश्तेदार है, इसलिए हम उसे ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। मतलब क्वालिटी इसमें ज्यादा है, इसमें क्वालिटी कम है, बट क्योंकि दोनों ही वर्कर है हम पेमेंट बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि वो ज्यादा सीनियर होगा या जूनियर होगा। मतलब जो हमारा अकाउंट्स है वो क्वालिटी एलिमेंट को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। अगला है क्या बेटा, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज का मतलब क्या होता है बेटा कि जब हम कोई असेट खरीदते हैं, कोई भी असेट खरीदते हैं तो उस असेट को उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है सजावट, कई सारी चीजें ना हम अनुमान बेसिस पे, अजम्पशन बेसिस पे, सजावट बेसिस पे रिकॉर्ड कर देते हैं, एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स बनाने के हमारे ये पांचों लिमिटेशन है। ठीक है, हम बात करेंगे अगले सवाल के बारे में, और हमारा अगला सवाल क्या है, चैप्टर 1 का ही थर्ड क्वेश्चन, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। हालांकि ये पहले नहीं आता था, पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या लिखा है अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो आइए बेटा बात करते हैं। सबसे पहले तो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जब तक आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, जब तक आप कोई काम नहीं करोगे, खासकर फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं, मतलब जब तक कोई लेन देन नहीं होगा अकाउंट्स का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, राम परचेज्ड या परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। हमने गुड्स खरीदा है 10,000 रुपए का राम से, तो दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये क्या कहलाएगा, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कि हमने ये काम किया, वो भी फाइनेंशियल है। अब हम इन ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना, और रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बेटा जर्नल एंट्री करना। जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, जर्नल एंट्री उनको आता है, उनको पता है कि हम इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। तो ये जो हमने ट्रांजैक्शन किया था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट। और जब मैं इसको जर्नल में कन्वर्ट करता हूं तो इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। और एंट्री कितने का था, 10,000 रुपए का। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो इसी कहा जाता है रिकॉर्डिंग। अब कॉमन सेंस लगाओ जिनके पास है, ये बताओ कि क्या बिना किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो सकता है, तो आंसर इज नो। मतलब सबसे पहले हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, देन उसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इन जर्नल। अच्छा, मैं यहां वर्ड यूज कर रहा हूं जर्नल, पता है आपको, जर्नल के अलावा
जितने भी अदर बुक्स हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कैश बुक हो गया, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, दीज आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्डिंग। इसे भी हम कहां कवर करते हैं? रिकॉर्डिंग में, ठीक है। ओके सर, अब इसको हम क्या करेंगे? तो पोस्टिंग इनटू द लेजर, पोस्टिंग इनटू द लेजर, लेजर में पोस्ट करेंगे, लेजर में पोस्ट करेंगे, जिसे बोला जाता है क्लासिफाई में। यार एक बात बताओ, हमने जर्नल एंट्री करा ढेर सारे, जिन बच्चों ने जर्नल एंट्री मेरे से करा उनको पता होगा ये बात कि मैं कहता हूं बेटा जर्नल एंट्री करो, उसके बाद चेक करो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम आए। जैसे इसमें परचेज का नाम आया, राम का नाम आया, कैश का नाम आया, बैंक का नाम आया, डेटर का नाम आया, क्रेडिटर का नाम आया, जिसका भी नाम आया, तो उनके लिए हमें सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक राम्स अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट में दिखाएंगे टू राम, राम क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय परचेजेस। दीज आर कॉल्ड क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करना कि ये वाली सारी ट्रांजेक्शन परचेज की है, ये सेल की है, ये डेटर की है, ये क्रेडिटर की है, ये बैंक की है। दीज आर कॉल्ड क्लासिफाई करना, राइट। इसके बाद सर मान लो लेजर बन गया, तो इसके बाद आप लोग क्या करते हो? सर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इसी को कहा जाता है समराइज करना, समराइजिंग। समराइज मतलब ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाना, राइट। ठीक है सर। इसके बाद एनालाइजर एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो इसके बाद का काम, जब फाइनल अकाउंट बन जाएगा इसके बाद का काम होता है उसे एनालाइज करना। मतलब पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस बार सिर्फ 90,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 का कम प्रॉफिट क्यों हुआ? पता लगाएंगे कि क्या रीजन है कि हमारा प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले इस बार कम हो गया, या पिछले साल प्रॉफिट कम था इस बार बढ़ गया, तो क्या क्या हमने एक्स्ट्रा काम किया जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा। तो दीज आर द कॉल्ड एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। और एक बार हमने एनालाइज कर दिया, अपना रिपोर्ट ड्राफ्ट कर दिया, देन अब हम कम्युनिकेट करेंगे किससे? अपने यूजर से। यूजर कौन? जो हमारे अकाउंट्स को यूज करता है, राइट। याद रखना ये जितने भी मैंने प्रोसेस बताए हैं बेटा, ये सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस का मतलब होता है सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन होगा, इसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसे क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद उसे समराइज करेंगे, उसके बाद उसे एनालाइज करेंगे, और फाइनली फिर हम कम्युनिकेट करेंगे किससे? अपने यूजर से। अगर किसी बच्चे के एग्जाम में आता है राइट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस में। को ऐसा नहीं है कि सर 6 हमने प्रोसेस रिकॉर्ड करा आगे पीछे कर देते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको सीक्वेंस में पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना, और कम्युनिकेट करना, राइट। चलिए, वेरी गुड सर। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 का ही 4th क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हालांकि मैंने ये पूरा चार्ट बना दिया तुम्हारे लिए, आप पढ़ सकते हो कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। बस मैं इतना जरूर बता देता हूं कि जो बुक कीपिंग है वो फर्स्ट प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है, और जो अकाउंटिंग है वो दूसरा प्रोसेस होता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है स्कोप। सर क्या स्कोप है? तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। बुक कीपिंग जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए और वो उनमें से कौन सा हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक। ये आइडेंटिफाई कर दिया हमने। और जो अकाउंटिंग है वो इसके बाद होगा। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इवेंट, मतलब इवेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासिफाई करना, ये सब अकाउंटिंग में कवर होता है, राइट। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं कौन कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और इसमें उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। स्टेज क्या है सर? इट इज अ प्राइमरी स्टेज। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमें बुक कीपिंग करना पड़ेगा, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। और ये क्या है? हमारा सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी मतलब बाद का स्टेज कहलाता है, ठीक है बेटा। पहले क्या होता है? प्राइमरी स्टेज, और फिर इसके बाद ये क्या है? हमारा सेकेंडरी स्टेज, राइट। सर ऑब्जेक्टिव बताओ, ऐसा क्यों करते हैं? तो बेटा ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज मेंटेन टू सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसे सिस्टमेटिक तरीके से हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप जानते हो, प्रॉफिट लॉस निकालना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज असर्टेन द नेट रिजल्ट, कि कितने का प्रॉफिट हुआ,
ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू द कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। मतलब इसमें हमें ये पता करना पड़ता है कि हमारे बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि हम अपने यूजर से कम्युनिकेट कर पाए, राइट। इसके बाद क्या, नेचर ऑफ जॉब, कॉमन सेंस लगा लो यार, इसमें जो नेचर ऑफ जॉब है वो रूटीन वर्क होगा। रूटीन वर्क मतलब एक जूनियर अकाउंटेंट, छोटा जो 12वीं क्लास पास आउट बच्चा होगा, वो उसे कॉन्टिन्यूसली उसको रीड करता रहेगा, और वो जो है वो एनालिटिकल है। देखो क्या लिखा है, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, ये रूटीन इन नेचर है, कॉन्टिन्यूस चलने वाला है। एंड दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, ये बार बार चेंज होने वाला है। मतलब अलग अलग सिचुएशन को डील करने के लिए अलग अलग हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है बेटा, तो इसके बाद आ गया परफॉर्मेंस। इट बीइंग्स अ रूटीन वर्क, क्योंकि ये रूटीन वर्क है, परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। इसे कौन परफॉर्म करेगा, एक जूनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा। और इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इट इज परफॉर्म बाय अ सीनियर स्टाफ। यहां क्या लिखा है, जूनियर स्टाफ, और यहां क्या लिखा है, सीनियर। तो यहां पर जूनियर स्टाफ करेगा और वहां पे एक सीनियर स्टाफ करेगा। स्पेशल स्किल, अब कॉमन सेंस की बात है ना कि इसमें कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या लिखा है, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। इसमें कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसमें क्या लिखा है, अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। इसमें हमें स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। चैप्टर 1 के 5वां क्वेश्चन जो था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे, उसे यूज कौन करेगा, उसे कौन रीड करेगा, उसे कौन पढ़ेगा। तो बेटा उसको यूज करने वाले टोटल 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक का नाम है इंटरनल यूजर, और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर का मतलब होता है जो बिजनेस के अंदर बैठा है, जो बिजनेस के अंदर बैठा व्यक्ति है और वो हमारे अकाउंट्स को रीड करता है। बेटा यूजर्स कौन होते हैं, यूज करने वाला, मतलब जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे उसे रीड करने वाला, उसे पढ़ने वाला, उसे देखने वाला, उसे बोलेंगे यूजर्स। तो बिजनेस के अंदर जो लोग बैठकर हमारे बिजनेस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, हम उसे बोलते हैं इंटरनल यूजर। और बिजनेस के बाहर वाले लोग जो होते हैं, जो हमारे अकाउंट्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। सर इंटरनल यूजर में सिर्फ 2 ही आते हैं, एक ऑनर और एक मैनेजमेंट। सर एक मिनट रुको, ये बताओ कि ऑनर हमारे अकाउंट्स को क्यों रीड करता है, क्यों देखता है, क्यों उसको चेक करता है, क्या प्रॉब्लम है उसको। बेटा ऑनर कौन होता है, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, और जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करेगा वो जानना चाहेगा कि हमारे बिजनेस में कितने का प्रॉफिट या हमारे बिजनेस में कितने का लॉस हुआ है। और उसे कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जब वो हमारे अकाउंट्स को रीड करेगा, पढ़ेगा, तो पता चलेगा ना कि कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सर बताओ ना, मैनेजमेंट हमारे बिजनेस को क्यों ये रीड करेगा। मेरे भाई मैनेजमेंट कौन होता है, जो बिजनेस को मैनेज करता है, जो बिजनेस को चलाता है। तो बेटा जो बिजनेस में डिसीजन लेता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसे बोलते हैं मैनेजमेंट या मैनेजर। अभी बताओ, किसी मैनेजर ने डिसीजन लिया कि रॉ मटेरियल जो है, गुड्स है, वो हम खरीदेंगे शर्मा जी की कंपनी से, ठीक है, ताकि वो हमें कम कॉस्ट पड़ेगा, या वो चाहता है कि हम जो रॉ मटेरियल है वो बल्क में खरीदेंगे। तो अब ये बताओ, वो जो डिसीजन लिया, अब उस डिसीजन की वजह से बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये पता चलेगा ना। अगर मान लो उस नालायक मैनेजर के डिसीजन की वजह से उसने बल्क में माल खरीद लिया ताकि 2 रुपए सस्ता मिले, और माल लाके गोडाउन में रख दिया, और वो माल जो है वो टाइम टू टाइम खराब हो गया, 50% माल या 25% माल जो है वो खराब हो गया, एक्सपायर हो गया। तो बताओ, इससे कंपनी को नुकसान हो गया ना। अब ये डिसीजन किसका था, मैनेजर का। तो मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा वो चेक करेगा कि जो डिसीजन मैंने लिया था उसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर तो प्रॉफिट हुआ तो उसमें डिसीजन को आगे कैरी ऑन करेगा, बट अगर लॉस हो गया तो डिसीजन को चेंज करेगा, नई टाइप से डिसीजन लेगा, नई चीजें सोचेगा। ठीक है, तो ये भी चेक करेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर तो इसके डिसीजन की वजह से प्रॉफिट हुआ तो देन आगे कैरी ऑन करेगा, और लॉस हो गया तो डिसीजन को चेंज करेगा। तो इंटरनल यूजर में कितने यूजर बताए मैंने, 2, एक ऑनर और दूसरा
मैनेजमेंट। अच्छा, पहले ना पुरानी बुक जिनके पास है उसमें ना एम्प्लॉय को इंटरनल में रखा था, बट ये 2024-25 और 25-26 के एडिशन में इसे एक्सटर्नल में रखा है, तो मैंने भी इसे एक्सटर्नल यूजर में ही रखा है। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन है सर? एम्प्लॉय, वर्कर, बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, कंज्यूमर और रिसर्चर इन पब्लिक। सर एक एक करके बताओ, इन नालायकों, सॉरी नालायक नहीं बोलना चाहिए, इन लोगों को क्या जरूरत पड़ी हमारे अकाउंट्स पढ़ने की? भाई हम अकाउंट्स बना रहे हैं और उस अकाउंट्स में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस बात का इन लोगों से क्या लेना देना है? तो बेटा लेना देना तो है, जो एम्प्लॉय हमारे कंपनी में काम करते हैं उन्हें हमारे कंपनी के प्रॉफिट में से बोनस चाहिए होता है। अब हम उनको बोनस तो तब देंगे ना जब हमारे कंपनी को प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा? हमारे अकाउंट से पता चलेगा। तो वो अकाउंट्स पढ़कर देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ, देन वो डिमांड करते हैं कि सर जी बहुत प्रॉफिट कमा लिया, बोनस तो दे दो, दिवाली आने वाली है, तो इसे बोलते हैं बोनस। सर बैंक हमारे अकाउंट्स को क्यों रीड करता है? तो बेटा आप इसको बैंक बोल सकते हो, आप इसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हो। एक्चुअली होता क्या बेटा, जब कोई बैंक हमें, हमारी कंपनी को लोन देती है, पैसा देती है, तो वो जानना चाहती है कि जो लोन हमने इन्हें दिया है, इस कंपनी को दिया है, क्या वो लोन हमें वापस मिलेगा? क्या उस लोन की रिकवरी होगी? अगर हाँ रिकवरी होगी तब तो शांत बैठे रहेंगे, आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर लोन की रिकवरी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि सर वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, लाओ जी पैसे निकालो, हमने जो तुम्हें पैसा दिया। क्यों? उसको पता है हमारी कंपनी डूबने वाली है। तो इसका मतलब अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ तब तो बैंक आराम से बैठे होंगे, ठीक है टाइम पर पैसा मिल ही जाएगा। बट अगर कंपनी में कॉन्टिन्यूस लॉस हो गया तो वो नजर रखेंगे ना कि हमारे कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। मतलब बैंक जो है वो अपने रिकवरी के लिए, रिकवरी ऑफ देयर लोन, अपने लोन की रिकवरी के लिए हमारे अकाउंट्स को रीड करते हैं। सर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होता है? बेटा देखो, आप इसे इन्वेस्टर बोल सकते हो, आप इसे पोटेंशियल इन्वेस्टर बोल सकते हो। सर कौन होता है? देखो दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो ऑनर जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका कंट्रोल भी होता है बिजनेस में, और जो इन्वेस्टर होते हैं जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका बिजनेस पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। लाइक मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको मालूम है मैं, आलम सर इज द ऑनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। अब बच्चे हंस रहे, सर ये मजाक कर रहे हो क्या आप भी? बेटा सच बोल रहा हूं, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में, सर कैसे इन्वेस्ट करा? अरे शेयर्स खरीदे हैं मेरे भाई। तो जब हम रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदते हैं तो इसका मतलब हमने शेयर मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया, और जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मैं उस कंपनी का ऑनर बना कि नहीं बना? लेकिन समस्या ये है ना बेटा कि मैं इन्वेस्ट तो कर चुका हूं रिलायंस इंडस्ट्री में, बट मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं बाहर बैठा हूं कंपनी का। कंट्रोल किसका है? उसके ऑनर का या उसके मैनेजमेंट का, राइट? तो मैं कहलाऊंगा इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं बिजनेस में बट उसका डायरेक्टली उस कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं इसे पोटेंशियल इन्वेस्टर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया, तो मैं उसके अकाउंट्स को चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं देखूंगा ना कि उस कंपनी में अगर कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा था, मैं आराम से बैठूंगा एसी वाले रूम में, चलो भैया हर साल पैसा बढ़ रहा है मेरा। लेकिन जिस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी तो बार बार लॉस हो रही है, पिछले साल भी लॉस हुआ, इस बार भी लॉस हो गया, अगले साल पता नहीं क्या होगा, तो मैं अपने पैसे वापस निकाल लूंगा। तो एक इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करता है और उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है बिजनेस में, तो वो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रीड करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके ये पता लगाता है कि हमें प्रॉफिट, उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। सर क्रेडिटर कौन होता है? तो बेटा जिनसे उधार माल खरीदते हैं, आप जानते हो। अब जिनसे उधार माल खरीदेंगे वो लोग ये अपने पैसे की रिकवरी के लिए हमारे अकाउंट चेक करेंगे। सर गवर्नमेंट को क्या रिक्वायरमेंट पड़ी है? बेटा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो टैक्सेस को लेकर बड़ी सीरियस होते हैं। अब हाँ सॉरी, आप जानते हैं बेटा इंडिया में ना बड़ा क्या बताऊं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये वर्ड। इंडिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर, नॉट इवन इंडिया की बात क्या ही करना, पूरे वर्ल्ड का यही हाल है कि अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, लाइक गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा बाबूजी गरीब आदमी हूँ, कहाँ मैं तो घर मुश्किल से चला रहा हूँ, कहाँ आपको टैक्स दूं। और अगर मुझे बैंकों से लोन लेना है तो फिर तो बस
कॉलर ऊपर गए, हाँ सर बताओ। अरे 5 लाख रुपए लोन चाहिए यार, मेरे तो 10 करोड़ की वैसी प्रॉपर्टी फंसी है, मतलब शो ऑफ करते हैं। ये हकीकत है कि जब किसी को देना होता है तो हम गरीब बन जाते हैं, और किसी से लेना होता है तो चौड़ में रहते हैं, आ भैया निकाल पैसे, है ना। तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो हमारे कंपनीज पर नजर रखती है कि सर अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट पर उस कंपनी ने टैक्सेस टाइम टू टाइम सही से एक्चुअल पेमेंट किया या नहीं किया। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा मेरी कंपनी में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जब वो हमारे अकाउंट्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। कंज्यूमर, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट अच्छी है कि नहीं है। रिसर्चर, सर रिसर्चर कौन होता है पहले ये बताओ। रिसर्चर कौन होता है बेटा? एक्चुअली ना, आप जानते होगे, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लिस्ट आती है कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, टॉप 10 बिजनेसमैन ऑफ द इंडिया, सबसे हाईएस्ट सेल करने वाली कंपनी, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी। तो हाउ कैन डिसाइड कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है? तो जो रिसर्चर होते हैं वो अलग अलग कंपनियों का डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें एनालाइज करते हैं और फिर बताते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा था, हाईएस्ट था, कम था, ज्यादा था, XYZ जो भी है। तो रिसर्च भी हमारे कंपनी के इंफॉर्मेशन को रीड करता है, इसी प्रकार के पब्लिक भी हमारी कंपनी के गुडविल इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बेसिकली 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं, एक का नाम है इंटरनल और एक का नाम है एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 यूजर है, एक है ऑनर और दूसरा मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में हमारे पास लगभग 7 यूजर है, 2 4 6 8 यूजर है। एम्प्लॉय हो गया, इसके अलावा बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कंज्यूमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिसर्चर हो गया और पब्लिक हो गया। तो दीज आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो या तो वो बोलेगा राइट द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल बताना है और साथ में इसके सारे पॉइंट बताने हैं। हो सकता है वो ये पूछ ले कि जस्ट राइट द 2 इंटरनल यूजर या राइट 2 और 3 एक्सटर्नल यूजर, तो आप वो भी लिख सकते हो विद एक्सप्लेनेशन, राइट। चलिए, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चंस। अब मैं सेकंड चैप्टर तो आज नहीं बताऊंगा, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड क्लास के लिए। तो सेकंड क्लास में मिलेंगे, इससे अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 चारों के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में बता दूंगा। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब।